हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। जिससे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये सीआरएम से रिलेटेड क्लास है, बट मैंने कोई बात नहीं, इसमें मैंने कुछ जो है ना जीके से रिलेटेड जो हमारे ओल्ड क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या ना जाने आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएँ। तो दोस्तों हम वो सारा कुछ करेंगे और साथ में एक्रोनिम्स की जो क्लास चल रही है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले मैंने थोड़ी सी जीके ली है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो वो भी कर लेते हैं। साथ के साथ में हम फिर अपना जो नेक्स्ट एक्रोनिम्स जो मैंने चलाए हुए हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन सुन में आ गया होगा आपके कि भारत के सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर है माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन, बी ऑप्शन नंबर हमारा कंचनजंगा, सी ऑप्शन आपका नंदा देवी और डी ऑप्शन है कामेल पीक। तो दोस्तों इस तरीके के हमारे ऑप्शन है। इसमें सबसे जो हमारी भारत की पूछी हुई है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो हमारी कौन सी है दोस्तों, कंचनजंगा है। क्या है दोस्तों, कंचनजंगा, उसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है ना। इस तरीके सॉरी कौन से दोस्तों, माउंट केटू, सॉरी दोस्तों माउंट केटू है, ध्यान रहे, थोड़ा सा गलती हो गई तो दोस्तों कोई बात नहीं। क्या नाम है उसका, माउंट केटू है। और ये जो माउंट केटू है किस तरीके से सिचुएटेड है, इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है, पूरा नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ये हमारी जो है ना काराकोरम की जो सीरीज़ है ना उसमें स्थित है, यह काराकोरम की श्रेणी में स्थित है। जम्मू व कश्मीर और पाकिस्तान की जो ऑक्यूपाइड वाला जो हमारा एरिया है ना, इस तरीके से जो एरिया है वो उस वाले क्षेत्र में ये स्थित है। और ये वर्ल्ड की जो ना दूसरे नंबर पर आती है। विश्व में नंबर 1 पर कौन है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद में आती है माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। इसकी हाइट भी मैंने बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से आपको एकदम पढ़ाने की कोशिश करूँगा। केटू की जो हाइट है वो है 8611 मीटर। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों, सारा कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, सारा कुछ आपका एग्जाम से रिलेटेड है, याद रहे, ठीक है ना। तो केटू गॉडविन ऑस्टिन की जो हाइट है वो 8611 मीटर है और ये जम्मू कश्मीर के और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाले क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम सीरीज़ के अंडर में है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो भारत की है वो है कंचनजंगा, ठीक है ना। तो पहली कौन सी है दोस्तों, फर्स्ट वाली तो है आपकी कौन सी, ये हो गई आपकी फर्स्ट वाली, ठीक है ना, कंचनजंगा। और सेकंड जो है आपकी ये हो गया आपकी, सॉरी फर्स्ट वाली माउंट केटू, सेकंड हो गई कंचनजंगा। बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, कंचनजंगा ही मुँह पर आ रही है, कोई बात नहीं। अब सेकंड नंबर पे आपकी कंचनजंगा हो गई, इसकी हाइट है 8856 मीटर, 8586 मीटर, ठीक है ना। और जो हमारी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो होती है हमारी नंदा देवी पर्वत। कौन सी दोस्तों, नंदा देवी पर्वत, इसकी हाइट है 8126 मीटर। दोस्तों जो भी कुछ मैंने सारा कुछ इसमें लिखाया है ना वो आपका एग्जाम से रिलेटेड बाकायदा, इसे जो जितना भी कुछ बता रहा हूँ ना पूरा याद कर लेना, क्योंकि आपसे हाइट भी पूछी जा सकती है, या फिर कौन सी श्रेणी में स्थित है, या फिर कौन से क्षेत्र में स्थित है, वो सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो जो कंचनजंगा है मैंने उसके बारे में भी लिखाया है, ये भारत में नेपाल का जो बॉर्डर है ना उस पर स्थित है, ठीक है ना। और ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन होगी, माउंट एवरेस्ट, दूसरे पे होगी आपकी ये केटू गॉडविन ऑस्टिन और तीसरे पे होगी कंचनजंगा, ठीक है ना। ये विश्व की 3 सबसे ऊँची चोटियाँ हैं। अब दोस्तों बार बार माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है तो थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट के बारे में भी पढ़ लिया जाए। तो दोस्तों मैंने ये काफ़ी इंटरेस्ट से लेकर आपके लिए बनाई हुई है वीडियो, क्योंकि कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बार बार करके कहते हैं कि सर जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी थोड़ा सा वीडियो डालते रहिए। तो कोई बात नहीं, मैं दोस्तों सीआरएम और जनरल नॉलेज मर्ज करके बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारी इस तरीके की वीडियो अगर पसंद आती है ना तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट कर दीजिए कि सर इस तरीके की हमें वीडियो अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना कि यस सर हमें ऐसी वीडियो अच्छी लगी। अब आपके सामने है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों, क्योंकि हाल ही में इसकी हाइट में जो ना क्या हो गया था, इंक्रीमेंट हुआ था, माउंट एवरेस्ट की हाइट में इंक्रीमेंट हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले हम वो अपडेट पढ़ेंगे। बिल्कुल 8848 आपने अब तक हाइट सुनी होगी, बार बार 8848 तक ये सुनते आ रहे होंगे, पर इसकी 0.86 मीटर, ये जो 0.86 मीटर जो इसकी हाइट है ना वो क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसकी जो एक्चुअल हाइट हो गई है वो हो गई है 8848.86 मीटर, कारण ग्लोबल वार्मिंग और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब ये जो माउंट एवरेस्ट जो ना विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे पहली बात तो ये, इसकी हाइट मैंने आपको बता दी, इसकी फीट में भी हाइट लिखा हुआ है 29,031.7 फीट।
ये हमारे जो है ना कहाँ पे स्थित है, नेपाल और तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो माउंट एवरेस्ट है ये हमारी हमारी ये समझ लीजिए, ये हमारे हिमालय पर्वत जो है ना हमारे नेपाल और तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय श्रेणी में स्थित है। अब जो 2 पॉइंट लिखे हैं ना आगे, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेपाल में जो है ना माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसमें? नेपाल में। जबकि तिब्बत में इसको जानते हैं कोमोलंगमा के नाम से। किसके नाम से? कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। इसलिए सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है ना? तो ये तो होगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये भी इंटरेस्टेड है, करेंगे दोस्तों इसको भी। अब चलते हैं हम दोस्तों, क्या नाम है इस क्वेश्चन का? कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार वेयर इज लोकेटेड। कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार की जो हमारी राजधानी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, यानी कि कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है ना? बाकायदा मैंने इसको आपको मैप से समझाने के लिए कोशिश की है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका मैप हल्का सा। ठीक है ना? तो हम समझेंगे बाकायदा उससे और करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो बात तो ये कि जो हमारी अंडमान एंड निकोबार है इसकी जो कैपिटल है वो कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, उसके नाम है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है? ये हमारे दक्षिण अंडमान यानी कि साउथ अंडमान में लोकेटेड है। ठीक है ना? अब अंडमान की बात बार हो रही है, तो ये अंडमान और निकोबार है कहाँ? अंडमान जो हमारा ये है आपका, जो आपने देखा होगा कौन सा, बंगाल की खाड़ी। कौन सी दोस्तों? बंगाल की खाड़ी, उसमें सिचुएटेड है। ठीक है ना? ये हमारा कितने पार्टों में डिवाइड है दोस्तों? 4 पार्टों में। इसमें सबसे पहला है नॉर्थ अंडमान, ये ऊपर वाला हिस्सा, मिडिल अंडमान ये बीच वाला हिस्सा, फिर 3rd नंबर पे ये वाला जो हिस्सा हो जाता है ना आपका, इसमें आपकी है कौन सी कैपिटल, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है दोस्तों उसका? पोर्ट ब्लेयर। ये आपकी साउथ अंडमान में स्थित है। ठीक है ना? और इससे छोटा होता है आपका लिटिल अंडमान। ठीक है ना? क्या नाम है इसका? लिटिल अंडमान। ये भी हमारा किस में है? साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। तो हमने जो ना अंडमान निकोबार को कितने भागों में बांट दिया? नॉर्थ, मिडल, साउथ। सॉरी 4 नहीं 3 दोस्तों। कितने भागों में? 3। कौन कौन से? नॉर्थ, मिडिल और साउथ अंडमान। जो साउथ अंडमान है वो हमारा काफ़ी बड़ा है बाकी सभी से अपेक्षित, क्योंकि आप देख भी पा रहे होंगे। तो जो हमारा अंडमान और निकोबार है इसमें कौन कौन सा है? तो ये दोस्तों अंडमान के बारे में पढ़ा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे निकोबार के बारे में। तो अंडमान में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या नाम है दोस्तों उसका? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वीर सावरकर एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल, ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। और दोस्तों ये जो नेक्स्ट आ रहा है आपका सेलुलर जेल, याद है ना आपको कि इसमें हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे वो क्या हुआ था कि अंग्रेज लोगों ने यहीं पर ही बंद कर दिए थे। तो इसमें हमारे फेमस जो क्रांतिकारी थे वो यहीं पर ही क्या हुए थे? कैद कर दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा। तो सेलुलर जेल जो हमारी है वो कहाँ पर है दोस्तों? भारत की सेलुलर जेल, जिसे क्या कहते थे? काला पानी की जेल, वो कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में ही स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? अंडमान में। ठीक है ना? ओ स्वराज द्वीप, ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। स्वराज द्वीप जिसका नाम है हैवलॉक आइसलैंड, ये भी कहाँ है दोस्तों? हमारा है अंडमान आइसलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों? अंडमान किसमें? द्वीप में है। ठीक है ना? तो स्वराज द्वीप भी हो गया हमारा, सेलुलर जेल भी हो गया, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो गया और पोर्ट ब्लेयर भी हो गया। तो कुल मिला के हमने अंडमान के बारे में मोस्टली रीड आउट कर लिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने अंडमान और निकोबार जो हेडिंग ली थी उससे आगे चलते हैं। आपका आ गया है निकोबार आइसलैंड। तो अंडमान का हमने टोटली पढ़ लिया है। अब निकोबार आइसलैंड का आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला, क्योंकि मैं इसे मैप के थ्रू आपको रीड आउट कराने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना? तो कार निकोबार ये वाला ऊपरी हिस्सा होता है हमारा। ठीक है ना? नॉर्थ साइड का, और साउथ साइड में होता है हमारा ग्रेट निकोबार। कौन सा दोस्तों? ग्रेट निकोबार। तो ये तो हो गया हमारा निकोबार आइसलैंड। ठीक है ना? अब दोस्तों धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि जीके का पोर्शन लिया है दोस्तों मैंने, क्योंकि कुछ दोस्त थे जो मेरे कमेंट करके कह रहे थे कि सर जीके भी इंक्लूड कर लीजिए सीआरएम की क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा सर ऐसे हो जाता है कि अच्छा से लगता है। मगर कोई बात नहीं दोस्तों, वो भी करेंगे हम। तो दोस्तों उसी के पर्पज़ से मैंने आपको बनाई है। आप देखिए आगे आ जाता है आपका कौन से? बैटल्स। आप जानते होंगे ये वाली ट्रिक, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। तो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं कौन कौन से हैं इसमें? ये जो ट्रिक होगी आपने सुना भी होगा, पानी पिया, खाना खाया और चंदेरी जाकर क्या हुआ? चंदेरी में घाघरा खरीदा। ठीक है ना दोस्तों? तो पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी में जाकर घाघरा खरीदा।
इसकी ट्रिक है, बहुत बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, और ये बाकायदा एक अच्छे से वे में तैयार की गई है। इसको मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इसी में ही मैंने कंटिन्यू कर रखी है CRM की क्लास। दोस्तों अभी हमारी ये जीके का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद तुरंत मैं CRM की क्लास के जो एक्रोनिम्स हमारे बचे हुए थे इंपॉर्टेंट, वो भी कंटिन्यू कर लूँगा। तो पानी पिया, पानी मतलब होता है दोस्तों, पानी मतलब पानीपत का युद्ध। तो ये होता है हमारा 26, इसकी ट्रिक है 26, पानी 26, खाना 27, ठीक है ना, और चंदेरी हो गया आपका 28, और घाघरा हो गया हमारा कौन सा, चंदेरी हो गया 28, और घाघरा हो गया हमारा 29, ठीक है दोस्तों 29, और फिर हो गया एक और इसमें हम ऐड कर लेंगे मर गया, ठीक है ना, मर गया कब 30, ठीक है दोस्तों, मर गया 30। कैसे, वही सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो ये हो गया। तो सबसे पहला आता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो हमारा युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था दोस्तों, ये सारी घटनाएं जो हुई थी ना, हमारे मुगल बादशाह जो थे सबसे पहले, क्या नाम था उनका, बाबर, उनके बीच में हुई थी ये सारी की सारी हमारा जो युद्ध हुए थे, ये बैटल्स जो हुए थे सारे के सारे बाबर और अलग अलग जो हमारे राजा थे उनके बीच में हुआ था। तो सबसे पहले ये होता है बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था सबसे पहला युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध था ये 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर जो नेक्स्ट होता है हमारा 1527 में होता है दोस्तों, ये होता है खानवा का युद्ध। कहाँ का दोस्तों, खानवा का युद्ध, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे आपको बताना है, आपको मुझे बताना है कि ये जो खानवा का युद्ध जो ये किस जगह पे हुआ था, ठीक है ना। ये जो खानवा का युद्ध हुआ था ये कौन सा प्लेस है, यानी कि खानवा जो है ना एट प्रेजेंट इंडिया में कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। तो 1527 में हुआ था दोस्तों ये। और दूसरी बात, ये किस किस के बीच हुआ था, ये होते राणा सांगा और बाबर के बीच में, ठीक है ना। तो 1527 वाला युद्ध भी हो गया हमारा, और 1526 वाला भी हमने पढ़ लिया। पानीपत का युद्ध भी हो गया और आपका हो गया खानवा का युद्ध। अब आगे देखते हैं आप चंदेरी का युद्ध, क्योंकि ट्रिक ये है कि पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी में जाकर घाघरा खरीदा और फिर मर गया, ठीक है ना। तो ये हो गया चंदेरी का युद्ध 1528 में, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है ना। तो ये होता बाबर और राजपूतों में, बाबर वर्सेस राजपूतों में हुआ था। इसमें है ना क्या हुआ था, इसी में ही जो हमारे राजपूत की जो रानियाँ थी ना, उन्होंने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। जौहर देखोगे, आपने मूवी देखी होगी पद्मावती, पद्मावती में लास्ट में दिखाया गया है जौहर, जैसे वो लेडीज़ होती हैं जब वहाँ पे उनका अलाउद्दीन खिलजी आता है तो वो उस टाइम पे क्या होता है कि वो जौहर कर लेती हैं। तो ये वही सारी घटना हुई थी बाबर वर्सेस राजपूतों के बीच में, ये हुआ था युद्ध। कौन सा दोस्तों, चंदेरी का युद्ध। ध्यान रहे कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर और राजपूतों के बीच में, चंदेरी का युद्ध, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, बाकी ऐसे ही नहीं कह रहा कि ये नहीं पूछे गए, ये भी पूछे गए, पर ये मोस्टली है चंदेरी का युद्ध। आगे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों घाघरा का युद्ध, ठीक है ना। ट्रिक ये है दोस्तों, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी में जाकर घाघरा खरीदा, फिर मर गया, ठीक है। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध होता है दोस्तों 1529 में। कब होता है दोस्तों, 1529, सॉरी ये 28 लिखा है, इसको 29 कर लेंगे हम, ठीक है ना। 1529 में इसमें क्या होता है, जो हमारी मुगलों की सेना थी ना, बाबर वर्सेस बंगाल व बिहार की सेना से इनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है ना। तो इसने जो ना बंगाल और बिहार पर भी अपने क्या कर ली थी, बंगाल और बिहार की सेना को पराजय कर अपने शासन की जो वो थी ना कि इसको अपने शासन को इन्होंने फैला दिया था, ठीक है। अपनी सीमाएं बढ़ाई किसने, बाबर ने। तो घाघरा का युद्ध भी हो गया दोस्तों। फिर क्या होता है 1530 में जाकर जो बाबर हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, डेथ हो जाती है। तो ये हो गया आपका एक अच्छी सी ट्रिक्स के साथ में हमने 1, 2, 3, 4 बैटल याद कर लिए और बाकायदा 5 सन भी याद कर लिए, 26, 27, 28, 29, 30। बाबर एक तरफ बाबर है दोस्तों और दूसरी तरफ अलग अलग मतलब शासकों के राजा हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारी ट्रिक। आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक इंटरेस्टेड ट्रिक लेके आया हूँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोस्तों ये अच्छा सा टॉपिक है, इसको भी कवर अप कर लेते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसके अंडर में जैसे हमारे भारत का होता है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसलिए होता है वर्ल्ड की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है टोटल, इसका काम क्या होता है, ये जो हमारे यहाँ पे जो होता है ना मॉन्यूमेंट प्लेस, आपने देखे होंगे ताजमहल हो गया, अजंताज केव्स हो गई, सारा का सारा कुछ जो है ना इसकी जो देख रेख होती थी, ये हमारे यहाँ पे इंडिया में कौन करता था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट है ना दोस्तों, जो मतलब बने हुए हैं, ऐसे एक वर्ल्ड का होता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल एट प्रेजेंट में कितनी है दोस्तों, 1121 साइट हैं, यानी कि 1121 स्थान इसके अंदर सिचुएटेड हैं। जबकि भारत के कितने हैं दोस्तों, इंडियाज़ है 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भारत की 38 साइट इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों, वो सारा कुछ है, तो मैं इसमें मोस्टली आपको बताऊंगा जो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हमारी इसमें 30 तो हैं दोस्तों कल्चरल साइट, 7 है हमारी नेशनल साइट और 1 है हमारी दोस्तों मिक्सड साइट, ठीक है ना। 30 तो हो गई कल्चरल, 7 हो गई नेचुरल और 1 हो गई दोस्तों मिक्स,
ठीक है। तो भारत की कितनी है दोस्तों? 38 साइट हैं। याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की कितनी साइट ऐसी हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में मतलब शामिल हैं। तो हमारी कितनी है? 38 हैं। अब सबसे ज़्यादा किस राज्य की हैं दोस्तों? सब कुछ लिखा के आया हूँ, ये देख लीजिए। महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की 5 साइट हैं दोस्तों। कितनी है? महाराष्ट्र की 5 साइट है, जिसमें से आप तो जानते होंगे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये सारी की सारी जो है ना हमारी किसमें? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये होगी हमारे भारत के किस राज्य की सबसे ज़्यादा साइट जो है ना यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो ये दोस्तों इस लिस्ट में हमारी महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर फिर राजस्थान, उसकी कितनी है दोस्तों? 4 साइट हैं, ठीक है ना। राजस्थान की कितनी है दोस्तों? 4 साइट हैं। ये भी एक तरफ लिखा देता हूँ, राजस्थान की होगी आपकी 4 साइट। और यूपी से कितनी है दोस्तों? यूपी से है 3, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं देश में मतलब विदेश में, पूरे जो वर्ल्ड में किसकी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इटली की है, इटली की 55 साइट है। और सेम चाइना की भी कितनी साइट शामिल है? 55। तो इटली और चाइना की सबसे ज़्यादा साइट है पूरे वर्ल्ड में जो हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है? शामिल है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया दोस्तों देश विदेश की बात। अब हम चलते हैं अपने देश में ही। देश में हमारे कौन से हैं? सबसे पहले कौन कौन सी साइट जो है ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ी थी वो सारा कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जुड़ी थी 1983 में। कौन सी दोस्तों टाइम था? 1983 में। तो 1983 में जुड़ी थी हमारी सबसे पहले अजंताज केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल, ठीक है ना। तो अजंताज केव्स महाराष्ट्र का है, ये सबसे पहले 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। ऐसी एलोरा भी हुआ था, ऐसे ही आगरा का किला और ताजमहल। दोस्तों ये धीरे धीरे सब शामिल होते चले गए। तो लास्ट टाइम पे जो हमारा हुआ था, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है 2019 में, वो हुआ था दोस्तों जयपुर। कौन सा हुआ था दोस्तों? जयपुर। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ये रहा, ठीक है ना। 2019 में होता है जयपुर, जिसको बनवाया किसने था? सवाई जय सिंह ने बनवाया था, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको मुझे बताना है कि आगरा का जो फोर्ट है उसका जो है ना निर्माण, यानी कि इसको जो किसने बनवाया था, किस शासक के अंडर में बना था, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और दूसरा, अजंतास केव्स को जो बनवाया था दोस्तों, ये बना था सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में, ठीक है ना। किसके टाइम पीरियड में दोस्तों? सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में बना था। ऐसे ही आपका एलोरा और ऐसे ही ताजमहल, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्या? टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया कितनी है? 38 है। 30 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी सीआरएम की क्लास में। दोस्तों ये थी हमारी जीके की क्लास, थोड़ी सी आपके लिए नॉलेजेबल थी और आपके एग्जाम में ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों चलते हैं अपने किसकी क्लास में? सीआरएम की क्लास में। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप जो भी मेरा भाई तैयारी कर रहा है एग्जाम से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकता है, क्योंकि इतनी इंटरेस्टेड वीडियो दोस्तों हम लेकर आते रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं अपने वीडियो में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला जो हमारा एक्रोनिम्स है वो है HERT, हार्ट। क्या नाम है दोस्तों इसका? HERT, हार्ट। इसका मतलब क्या है हार्ट? ये इंपॉर्टेंट है आपकी एक्रोनिम्स, क्योंकि मैंने एक्रोनिम्स की अभी क्लास चला रखी है दोस्तों, ये कंटिन्यू चल रही है आपकी। DFCCL से एग्जाम से रिलेटेड है, CRM के सिलेबस में, जिसमें 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हार्ट की हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। हियर, एम्फेसाइज, एपोलाइज, रेस्पॉन्ड एंड थैंक, ठीक है ना। थैंक या फिर थैंकफुली, ठीक। किस तरीके से कि अगर कोई भी कस्टमर है किसी भी तरीके की अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको किस तरीके से हमें सॉल्व आउट कराना है। अगर कोई भी इशू है, टेक्निकल इशू है या फिर कोई सॉफ्टवेयर इशू है या फिर वो कौन सा है मशीनी प्रॉब्लम है, तो कुछ भी अगर कोई भी कस्टमर आपसे सामान खरीदता है तो आपको जो है ना कौन सा एक्रोनिम्स यूज़ करना है। अगर कस्टमर से अच्छे रिलेशंस मैनेजमेंट की अगर हमें इस तरीके का रिलेशन बनाना है तो हम उसका यूज़ करते हैं HERT, हार्ट। इसका नाम क्या है दोस्तों? हार्ट का मतलब होता है HEAR, हियर, मतलब उसको अच्छे तरीके से सुनना, फिर उसको एम्फेसाइज करना अपने तरीके से, फिर उसको एपोलाइज करना किस वजह से हुआ है, फिर उसको रेस्पॉन्ड करना, फिर लास्ट में आके थैंकफुली उसको क्या कर देना? सोल्व आउट करा देना। किस तरीके से? अगर कोई भी कस्टमर आपको जो है ना मोबाइल खरीदा, उसमें जो है ना क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तो है नहीं कि दोस्तों कि तुम क्या करोगे, अगर तुम एक सेलर हो तो क्या करोगे, ये तो है नहीं कि भाई मैं नहीं करने का हूँ इसको, ये है वो है, तो आप उसको इस तरीके से तो धोखा नहीं दोगे। अगर आपको कस्टमर और आपको उससे अच्छे रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए अगर बेनिफिट तभी तो होगा जब तुम आपका उसके प्रति जो क्या होगा बिहेवियर अच्छा होगा, सब चीज़ अच्छी होगी। तो आप उसको क्या करोगे? सबसे पहले हियर करोगे, फिर उसको एम्फसाइज करोगे कि सर ऐसे ऐसे कि इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से आपका ये नहीं हो पाया, तो सर हम इसको
हम इसको अपनी ही वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई थी कि सॉफ्टवेयर इस तरीके से नहीं, हम इसको अपने डाल के देंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि आपको इस दिन आना है और आप इनको ले जा सकते हैं। इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम सोल्व आउट कराते हैं, किसके अकॉर्डिंग, कौन सा एक्रोनिम से दोस्तों, हार्ट। ठीक है, अब आगे देख पा रहा हूँ LAST लास्ट। ठीक है ना दोस्तों, हमने एक्रोनिम्स कर लिया हार्ट, अब आगे देखते हैं लास्ट। लास्ट एक्रोनिम्स बिल्कुल सेम यही है। क्या है इसमें, बस क्या है, लिसन, एपोलाइज, सोल्व एंड थैंक। किस तरीके से, अब मान के चलिए कि कोई भी कस्टमर है और वो उन्होंने ना क्या करेगा कि प्रोडक्ट खरीदा, वो भी ऑनलाइन बाइंग करा है, और जैसे उसने ऐसा क्या हुआ कि मान के चलिए कि आपने एक LED खरीदी, और जब आप LED लेकर घर पर आए, मतलब कोई भी अगर उनका जैसे होता है वो जो क्या होता है, क्या डिलीवरी बॉय जो होता है वो तारता है, घर पर लेके देता है, तो वो दे के चला गया। अब पता लगा कि तुरंत ही कि सर ये तो LED मतलब इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कि इसमें सर ये तो ऑन ही नहीं हो रही या कुछ, तो तुरंत जो प्रॉब्लम आती है ना उसको सोल्व कराना, क्या उसको सोल्व कराना ही क्या कहलाती है, LAST लास्ट वाले एक्रोनिम्स का हम यूज़ करते हैं। याद रहे दोस्तों, जो प्रोडक्ट हम ऑनलाइन खरीदते हैं और तुरंत ही उसमें प्रॉब्लम आ जाए तुरंत ही, तो उसको हम कौन से एक्रोनिम्स के यूज़ करते हैं, लास्ट। मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम वही है जैसे हमने उसमें किया था कि उसको सबसे पहले सुनेंगे, फिर एम्फेसाइज हट जाता है दोस्तों, इसमें से क्या होता है, एपोलाइज हो जाता है कि हमारी वजह से हुई है ये प्रॉब्लम, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट आपको भेजा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ हमें जो है ना पहले ही क्या कर लेना चाहिए, सोल्व कर लेना चाहिए, एक बार हमें देख लेना चाहिए। ठीक है ना, अब आगे देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है CARES, केयर्स। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा वर्ड हो गया, केयर करना मतलब क्या करना, देखभाल करना। नहीं दोस्तों, इसका भी मतलब है तो वही, पर कोई बात नहीं, हम इसकी फुल फॉर्म के बेसिस पे जाएंगे। सबसे पहले क्या है इसमें, कम्युनिकेशन, किस तरीके से, अकाउंटेबिलिटी, फिर रेस्पॉन्सिवनेस एंड एम्पैथी और सॉल्यूशन। अब केयर्स की फुल फॉर्म तो ये होगी दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम यही है कि किसी तरीके से अगर कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, फिर कुछ बेचता है, किसी तरीके से सेल्स टीम है, तो सबसे पहले हमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल आपस में एकदम इस तरीके से रखनी है, बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव हो। और जो भी कस्टमर आपसे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी की हमें उस कस्टमर को किस तरीके से क्या करना है कि इसके जो रेट है इस तरीके से बताने की उसको भी फेवर हो जाए और मेरे भी फेवर में रहे। तो ये सारा कुछ हमारा किस में आ जाता है, अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है। और ये जो रिस्पॉन्सिवनेस वाली जो प्रॉब्लम होती है कि हाँ कि ना ही तो मतलब ये मत समझो कि हम उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चाहे फिर वो हमारा कस्टमर हो चाहे फिर वो सेल्स टीम हो, दोनों ही उसके प्रति क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि दोनों का ही प्रोडक्ट है भैया। अगर हमें किसी भी कस्टमर को अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है तो क्या करना होता है, उसको पूरी जिम्मेदारी देनी होती है, अपना बिलीव कराना होता है कि ट्रस्ट कराना होता है कि ये प्रोडक्ट हम जो भी प्रॉब्लम होगी वो अपने तरीके से सॉल्यूशन करने की पूरी क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ACS, एसिस, ये भी बिल्कुल सेम यही है, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, इसके में क्या है फुल फॉर्म, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन, एम्पैथी और सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो दोस्तों ये सारी की सारी जो एब्रीविएशन है, जो हमारी एक्रोनिम्स कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 1-2 जरूर आएंगी। ठीक है ना, एक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, जो हमारे CRM की क्लास है उसके एक्रोनिम्स के बेस पे कि कौन से एक्रोनिम्स हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है ना, तो आप वेट करना, वो भी वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे आपके लिए। ठीक है, अब आगे देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है FUD, मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है दोस्तों, याद रहे FUD। ठीक है, फियर अनसर्टेनिटी अबाउट, फियर अनसर्टेनिटी अबाउट मतलब किसी की भी अनसर्टेनिटी पर अगर कोई भी हमें अगर क्या करता है, डर, किसी भी अनिश्चितता को देखते हो हमें कोई संदेह है, तो किस तरीके से हम क्या करते हैं, सोल्व आउट कराते हैं। मान के चलिए एक तो मैं मोबाइल खरीद के लाया हूँ, एक लाए हो आप। ठीक है, मैं लेके आया हूँ एक अच्छे दुकानदार से जिसका बिहेवियर एकदम ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा बेटर है, वो अपनी मार्केट में इस तरीके से छाप छोड़े हुए हैं कि सभी उसी के पास जाते हैं। अरे एक दुकानदार इस तरीके का है कि माल सभी है उसके पास, बस उसका बिहेवियर जो है ना उसके कंपैरिजन में मतलब लो है, तो वो क्या करेगा, जिसका लो है, मान के चलिए कि एक A कंपनी वाला है, एक B कंपनी वाला है, A वाले का जो बिहेवियर है वो गुड है और B वाले का थोड़ा सा डाउन है उसके कंपैरिजन में, तो वो क्या करेगा, B वाला उसकी क्या करना शुरू कर देगा, A वाली कंपनी की या A वाले दुकानदार की बुराई करनी शुरू कर देगा कि अरे सर उसके पास में तो ओल्ड फ़ोन होते हैं या फिर आउट ऑफ डेट फ़ोन रखता है, ये है वो है, मतलब कुल मिलाकर दूसरे की जो है ना क्या कर देना, प्रोडक्ट की बुराई कर देना, क्या कर देना दोस्तों, उसकी जो है ना एक अनसर्टेनिटी क्या कर देना उसके अंदर पैदा कर देना, कस्टमर के अंदर क्या कर देना, उसके अंदर एक गेन कर देना, उसकी प्रोडक्ट की बुराई करके, और अपने प्रोडक्ट को क्या बता देना कि अच्छा बता देना किस तरीके की, सर यही फ़ोन हमारे पास में है, अपडेटेड है, ये है वो है, फला है ढिमका है। तो इस तरीके से कंपेरिजन करना है क्वालिटी के बेसिस पे और टाइम पीरियड के बेसिस पे, सारा कुछ किस में आ जाता है दोस्तों, FUD के अंदर आ जाता है। कौन सा,
फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट। ठीक है, किस तरीके से, अब देखिए थोड़ा सा हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया थ्योरी में बाकायदा अपने तरीके से जो मुझे लगा। किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अनसर्टेनिटी पैदा करना या पैदा कर देना, अर्थात बुराई करके अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताना। जैसे कंपनी ए का प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का है, जबकि कंपनी बी का प्रोडक्ट मिडिल क्वालिटी का है, फिर भी वो क्या कह रहा है, एज कंपेयर टू कंपनी ए, एज कंपेयर टू कंपनी ए, तो कंपनी ए का डाटा बेस निकाल कर फिर वो क्या करते हैं, ये भी समझ लीजिए। जो कंपनी ए का जो डाटा बेस निकाल कर क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये कंपनी बी वाले इंटरनली उनके तरीके से जो उसको क्या करते हैं, कस्टमर को डिमोटिवेट करते हैं कि सर आप उनका प्रोडक्ट मत खरीदिए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की जो है ना क्या होती है, और अपने प्रोडक्ट की क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं, उनके प्रोडक्ट की बुराई करते हैं और अपने प्रोडक्ट की क्या करते हैं, वो तारीफ़ करते हैं। तो इस तरीके से जो माइंड में जो एक फियर, जो हमारे माइंड में जो डर आता है ना, वो जो अनसर्टेनिटी आती है, किसी की तरीके का निगेटिव थिंक पैदा कर देना, वो हमारा क्या कहलाता है, FUD दोस्तों। कौन सा, FUD, क्या, फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट। तो दोस्तों ये थी हमारी FUD, अनसर्टेनिटी। ठीक है ना। तो दोस्तों आज हमने आपको एक्रोनिम्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है ना। तो आप ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। ठीक है ना। और हम अब यहीं पे अपनी वीडियो को क्या करते हैं, लास्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक और रह गई एक्रोनिम्स की दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा एक्रोनिम्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि CRM का जो सिलेबस है थोड़ा सा अटपटा है दोस्तों, फिर भी कोई नहीं, मैं अपने तरीके से और ईजी वे में कराने की आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता, आई थिंक साइंस साइड के स्टूडेंट होंगे CRM उन्होंने पढ़ा हो, क्योंकि साइंस साइड के स्टूडेंट होते हैं वो अपने साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री ये सब चीज़ लेकर चलते रहते हैं। पर ये जो हमारा ये जो पार्ट आ जाता है ना दोस्तों, ये BBA वाले, MBA वाले, उनके लिए होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। ठीक है ना। कोई बात नहीं, फिर भी हम करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हैं भैया। अगर आप ही नहीं करोगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर क्या, फिर तो कोई भी चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमारे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हमें उसको पॉसिबल बनाना है। क्योंकि CRM के हमारे DFC सेल के एग्जाम में टोटल कितने आने हैं दोस्तों, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आने हैं, याद रहे 12 क्वेश्चन आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके लिए एग्जाम में। ठीक है ना। बाकी आपको मैं सिलेबस बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, मेरी चैनल पर अपलोड है, आई पेपर क्लासेस वाले चैनल पर, जिस पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना। जाइए उस सिलेबस को रीड आउट करिए दोस्तों। और मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ कि बेस्ट कट ऑफ और बाकायदा जो आपका तैयारी करने का जो तरीका है वो किस तरीके से हो, उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। ठीक है ना। कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से हमें कितने नंबर तक का अपने क्या रखना है, टारगेट रखना है, वो सारा कुछ हम एक वीडियो में बताएंगे आपको। उससे बनाकर मैं आपको बाकायदा दोस्तों, मुझे कमेंट करिए कि इस तरीके के सर आप वीडियो लेके आइए, सब कुछ मुझे कमेंट करिए कि क्या मैं उसमें कितने तरीके से आपको बता सकूँ। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू।